शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज जिन मुश्किलों का सामना करते हुए छत्रपति बने, उनसे राजनीति के काले चेहरे का खुलासा होता है। आज तक यही बात प्रचलित है कि शिवाजी महाराज जब मृत्युशैया पर थे, तब संभाजी महाराज को रायगढ़ में पिता से अंतिम भेंट के लिए बार बार बुलाया गया, पर वे नहीं आए। 1960 तक ज्यादातर इतिहासकारों से यही सुनने को मिलता था, लेकिन सन 1960 के आसपास जब दस्तावेजों और पत्र चिट्ठियों का नए सिरे से विश्लेषण हुआ, तब जाकर पता चला कि संभाजी महाराज को बदनाम करने के लिए कितना गहरा षड्यंत्र रचा गया था। तो संभाजी महाराज के राज्यारोहण तक की घटनाओं को लेकर दो अलग अलग मत हैं। पहला और सबसे प्रचलित मत है इतिहासकार जदुनाथ सरकार और जी.एस. सरदेसाई के जमाने की शोध पर आधारित, जिसके अनुसार शिवाजी महाराज की मृत्यु का समाचार संभाजी महाराज को नहीं पता चलने दिया गया और सोयराबाई ने राजकुमार राजाराम को छत्रपति बना दिया। बालाजी आवजी ने संभाजी महाराज पर पहरा बढ़ाने की राजाज्ञा लिखी, जिसे लेकर अन्नाजी दत्तो और पेशवा मोरोपंत पिंगले हम्बीर राव मोहिते के स्थान कराड़ के पास तालबीड़ पहुंचे। तब तक हम्बीर राव और संभाजी महाराज का गठबंधन हो चुका था, जिसके बारे में कहा जाता है कि हम्बीर राव को राजाज्ञा की भनक तक नहीं थी। तो उन्होंने उल्टा इन दोनों अधिकारियों को बंदी बना लिया और संभाजी महाराज के साथ मिलकर जून सन 1680 में रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। सोयराबाई और राजाराम को नजरबंद कर लिया गया। दूसरा मत सन 1960 के आसपास हुए अध्ययन पर आधारित है। इस शोध के अनुसार भी संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज की बीमारी और मृत्यु के बारे में पता तक नहीं चलने दिया गया। ये कैसा दुर्भाग्य है, कैसी विडंबना है कि हिंदू धर्म रक्षक शिवाजी महाराज को मंत्राग्नि तक नहीं मिली। नागपुर राज्य के संस्थापक रघुजी भोसले के पूर्वज साबाजी भोसले, जो कि शिवाजी महाराज के बहुत दूर के नातेदार थे, उन्होंने शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते को भी इसकी खबर नहीं थी कि शिवाजी महाराज अब नहीं रहे। दरअसल अन्नाजी दत्तो, उनके भाई सोमाजी दत्तो और सोयराबाई ने राजकुमार राजाराम को छत्रपति बनाने की योजना बना रखी थी और उनका मंचारोहण भी करवा दिया। फिर बालाजी आवजी से जोर जबरदस्ती संभाजी महाराज की गिरफ्तारी की चिट्ठी लिखवाकर उसे हम्बीर राव मोहिते को उनके गांव तालबीड़ भेज दिया गया। उधर शिवाजी महाराज की मृत्यु के हफ्ते भर बाद किसी तरह से संभाजी महाराज को ये खबर मिली। हम्बीर राव मोहिते भी संभाजी महाराज के पक्षधर थे। पता नहीं दोनों के बीच में कैसे संवाद हुआ होगा, पर जैसे ही अन्नाजी दत्तो और पेशवा मोरोपंत पिंगले राजाज्ञा लेकर सर सेनापति मोहिते के पास पहुंचे, उन्होंने उल्टा इन दोनों को ही बंदी बनाकर पन्हाला में संभाजी महाराज के सामने प्रस्तुत कर दिया। हीरोजी फरजंद पन्हाला का चुपचाप खजाना ले जाते हुए पकड़े गए। संभाजी महाराज ने अपने ससुर पिलाजी शिर्के को रायगढ़ पर आक्रमण करने भेज दिया। सारी स्थितियां काबू में आ जाने के बाद जून सन 1680 में संभाजी महाराज रायगढ़ पहुंचे। सोयराबाई और राजकुमार राजाराम को नजरबंद कर लिया गया। इसके बाद जुलाई में संभाजी महाराज का मंचारोहण हुआ और वे जनवरी सन 1681 में मुहूर्त देखकर छत्रपति बने। शिवाजी महाराज की एक पटरानी पुतलाबाई की स्वयं की कोई संतान नहीं थी, तो उनकी सारी ममता संभाजी महाराज के लिए थी। उन्होंने संभाजी महाराज की प्रतीक्षा की और उनके आने के बाद ही सती हुई। अगस्त सन 1681 में फिर से संभाजी महाराज को विष देने का प्रयत्न हुआ और अपराधियों को कड़े दंड दिए गए। इन घटनाओं से एक बात तो स्पष्ट है कि शिवाजी महाराज के जमाने से ही संभाजी महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र होते रहे थे, और वो भी इतने व्यापक, इतने घातक कि जिससे संभाजी महाराज जैसा कोई भी 20 बरस का जोशीला और भावना प्रधान नवयुवक अपनी परछाई पर भी शक करने लगे। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों की एक चिट्ठी के अनुसार सोयराबाई को विष देकर मृत्यु दंड दिया गया था, पर कई प्रमाणों के अनुसार सोयराबाई की मृत्यु 1.5 वर्ष बाद हुई थी और कुछ स्रोत कहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार स्वयं संभाजी महाराज ने ही किया था। खैर, ये बात तो सभी जानते हैं कि सोयराबाई की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने राजाराम के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। और एक बात कि यदि सोयराबाई संभाजी महाराज के इतने विरोध में थीं, तो फिर उनके सगे भाई हम्बीर राव मोहिते ने उनका साथ न देकर उनके विरुद्ध संभाजी महाराज का साथ आखिर क्यों दिया? इस पहेली का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, पर प्रचलित तो यही हुआ कि कैद में ही सोयराबाई और पेशवा मोरोपंत पिंगले की मृत्यु हुई। वो मोरोपंत पिंगले जिन्होंने मराठा साम्राज्य की दशकों की सेवा में अपनी निष्ठा और पराक्रम के कई कीर्तिमान स्थापित किए थे।
मोरोपंत के पुत्र नीलकंठ को अगला पेशवा बनाया गया, पर पिता की मृत्यु को भला कोई भुला सकता है? और फिर सोयराबाई और पेशवा के भी तो कई वफादार थे, उनका भी तो मन मैला हुआ होगा। षड्यंत्रकारियों को तो सजा मिली ही सही, पर गेहूं के साथ अक्सर घुन भी पिस जाता है। तो कई निर्दोष अफसर और पदाधिकारी भी बलि चढ़ गए, जिन्होंने दशकों तक पूरे मनोयोग से अपनी सेवाएं दी थीं और जो उम्र में संभाजी महाराज से बहुत बड़े और अनुभवी थे। इससे संभाजी महाराज के प्रति निष्ठा में विभाजन हो गया और शिवाजी महाराज के बनाए हुए अटूट विश्वास और निष्ठा के मंच में दरारें पड़ने लगीं। यहाँ भावनाओं में बहे बिना एक बात समझनी होगी कि शिवाजी महाराज को उनकी उम्र के 45वें साल तक ममता और मार्गदर्शन देने वाले उपस्थित थे, लेकिन इस मामले में संभाजी महाराज उतने भाग्यशाली नहीं थे। उन्हें यदि शाहजी राजे, राजमाता जीजाबाई अथवा दादोजी कोंडदेव जैसे सलाहकार मिलते तब तो इतिहास ही कुछ और होता, पर उन्हें विरासत में मिली षड्यंत्रों की एक लंबी श्रृंखला और कांटों का ताज, और उससे भी भयानक सूनापन। इस समय दो व्यक्तियों ने इस कमी को पूरा किया, और वो दो व्यक्ति थे संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और कवि कलश। महारानी येसुबाई को छत्रपति संभाजी महाराज ने कुल मुख्तियार का पद देकर शासन प्रशासन के कई अधिकार दिए। इसे आप आज की भाषा में महिला सशक्तिकरण के रूप में भी देख सकते हैं। संभाजी महाराज के दूसरे विश्वस्त व्यक्ति थे कवि कलश, जिनको आज भी महाराष्ट्र में संभाजी महाराज के पतन का दोषी माना जाता है। कवि कलश गंगा किनारे बसे कान्यकुब्ज यानी कन्नौज से थे। प्रकांड पंडित और जाने माने विद्वान थे। उन्होंने संभाजी महाराज को पढ़ाया भी था और वे बहुत ही मृदुभाषी थे। संभाजी महाराज को उनकी बातों से काफी राहत मिलती तो वे सलाह के लिए कवि कलश पर पूरी तरह से आश्रित थे। इसीलिए अष्टप्रधान मंडल के अलावा कवि कलश के लिए अलग से छांदोग्यामात्य का एक पद बनाया गया और उन्हें अष्टप्रधानों से अधिक अधिकार दिए गए। लेकिन एक अंतर्मुखी कवि को राजनीति और प्रशासन की निर्ममताओं से क्या लेना देना? कलाकारों की तो अपनी ही एक दुनिया होती है, लेकिन उन अनुभवों का राजनीति में कोई उपयोग नहीं होता। तो कवि कलश संभाजी महाराज को सलाह देते भी तो क्या देते? ऐसे नाजुक मौके पर संभाजी महाराज का सामना होने वाला था साक्षात सम्राट औरंगजेब से, अपने से उम्र में लगभग तिगुने व्यक्ति से। एक मंझे हुए, अनुभवी और शक्तिशाली सम्राट को एक नवयुवक बिना किसी ढंग के सलाहकार के कैसे टक्कर देगा? ये इतिहास की एक बहुत ही सनसनीखेज घटना है, जिस पर हमारा लगभग न के बराबर ध्यान गया है।